नमस्कार मित्रों, मैं सवय सिंह खेजल्ला से आपका आर के पैराडाइज एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको सूचित है, हम इंडियन हिस्ट्री के चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो इनमें आज अपना जो चैप्टर है, जिसे गुप्त साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, गुप्त साम्राज्य, जिसे इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन टाइम पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, स्वर्णिम युग के नाम से भी जाना जाता है। हर क्षेत्र के अंदर महान उपलब्धियां हासिल हुई है इस काल के अंदर हमें, और जो गुप्त काल हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें उत्कृष्ट स्थिति बनी है भारत की। शुरू करने जा रहे हैं गुप्त काल के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि गुप्त काल से पहले भारत की जो राजनीतिक स्थिति है वो आपके अस्थिर थी, जिसके अंदर अनेक राजवंशों ने अपनी स्थिति को प्रखंड बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए प्रयास किया, लेकिन उनमें से जो वंश निकल कर आया है उसे गुप्त साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम आपको ज्ञात है कि मौर्य वंश के पतन के बाद में अनेक राजवंशों ने अपने उत्तर भारत में राजनीतिक स्थिति को स्थापित करने के लिए, साम्राज्य स्थापित करने के लिए आबादाबी की दौड़ में लगना शुरू हो गए, जिनमें सर्वप्रथम नाम आता है कुषाण और उसके बाद में नाम आता है शातवाहन वंश। लेकिन शातवाहन और कुषाण वंश इस आपादापी में अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहे, और इनमें से एक वंश निकलकर सामने आया जिसे गुप्त साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। शुरू करने जा रहा हूं गुप्त साम्राज्य की डिटेल। जैसा कि मैंने पहले आगे लिखा है और आगे भी बताया है, आपको कोई भी साम्राज्य पढ़े तो सबसे पहले हमें उसका शासन काल याद होना बहुत ही जरूरी है। तो शुरू करने जा रहे हैं। गुप्त साम्राज्य का जो शासन काल बताया जाता है वो आपके 240 ईस्वी से लगाकर 550 ईस्वी तक बताया जाता है। जैसा कि पहले भी हमने पढ़ा कि मौर्य साम्राज्य का शासकीय चिन्ह मयूर था, उसी प्रकार गुप्त साम्राज्य का जो शासकीय चिन्ह बताया जाता है वो बताया जाता है गरुड़। बात करते हैं पहली कंडीशन गुप्त साम्राज्य की, कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति अस्थिर हो गई। अपने अपने क्षेत्र में साम्राज्य स्थापित करने की दौड़ में कुषाण व शातवाहन वंश के शासकों ने इसमें स्थिरता लाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने क्षेत्रों तक ही सीमित रहे। इनका क्षेत्र में भी आपको बता देता हूं। जैसे मैंने पहले बात किया है कुषाण वंश। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध जो राजा हुआ उसे कनिष्क के नाम से जाना जाता है, और इनका जो प्रभुत्वशाली क्षेत्र बताया जाता है यह आपके उत्तर और पश्चिम क्षेत्र के बीच बताया जाता है। अफगानिस्तान का जो इलाका सर्वाधिक क्षेत्र इनका बताया जाता है। बात करते हैं शातवाहन वंश। शातवाहन वंश आपके सौराष्ट्र प्रांत से नीचे अर्थात महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों तक विस्तृत रूप से फैला था शातवाहन वंश, और ज्यादा एरिया आंध्र प्रदेश का भी इन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं के अंदर मिलाया था। अब हम बात करते हैं कि गुप्त वंश के जो प्रारंभिक शासक हैं वो सर्वप्रथम थे क्या, तो सुनिए। गुप्त वंश के जो शासक हैं ये कुषाण के सामंत हुआ करते थे। सामंत किसे कहा जाता है, ये शब्द आया है आपके सामंत। सामंत से बहुत सारे सवाल यहां से डिक्लेयर होते हैं, जैसे कि एक राजा होता है और राजा की इनकम का जो साधन होता है वो होता है भू राजस्व। भू राजस्व कलेक्ट करने के लिए एक राजा अनेक क्षेत्रों में अपने सामंत स्थापित करता है, और यही सामंत इन क्षेत्रों से भू राजस्व कलेक्ट करते हैं, चाहे रुपए के माध्यम से या अन्न के रूप में। और दिन प्रतिदिन इन्होंने ये जो कलेक्शन किया है इनमें से बहुत सारा सामान अपने पास में ही रख लेते थे, जिसके कारण इनकी स्थिति प्रबल होने लगी। और इतिहास गवाह है, भारतीय राजनीति या इतिहास में ज्यादातर जो राजा बने हैं वो शुरुआती क्षणों में सामंत हुआ करते थे। ये मैंने बता दिया आपको। एक सामंत के अंतर्गत 400 से अधिक ग्राम आते थे जहां से वो भू राजस्व कलेक्ट करता था। अब हम बात करते हैं कि गुप्त साम्राज्य का जो इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं, इनकी सबसे प्रारंभिक
ऐतिहासिक जानकारी हमें कहां कहां से मिलेगी, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम समझने जा रहे हैं गुप्त वंश के ऐतिहासिक स्रोत। स्रोत का मतलब होता है साधन। गुप्त वंश का प्रारंभिक प्रथम ऐतिहासिक स्रोत बताया जाता है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जो यूपी के इलाहाबाद में स्थित है और इसके रचनाकार का नाम बताया जाता है हरिशसेन। हरिशसेन ने इसे शुद्ध संस्कृत भाषा के अंदर अनेक पाषाण खंडों के ऊपर उत्कीर्ण करवाया था। और ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे लंबा या बड़ा प्रशस्ति यानी प्रशंसा भरे शब्दों में जो इतिहास लिखा गया उसे प्रशस्ति कहते हैं, वो कौन सा है, तो उसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये आपके गंगा यमुना च सरस्वती के त्रिवेणी संगम यानी इलाहाबाद में स्थापित करवाया गया था। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति से हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है, तो सुनिए आप, प्रयाग प्रशस्ति में बड़े पैमाने पर जो इतिहास लिखा गया है, प्रशंसा लिखी गई है, उस सम्राट का नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को इसमें नारद बताया गया है, इसे तंबुरु बताया गया है और भगवान इंद्र का मान वर्धन करने वाला बताया गया है। इसे 100 युद्धों का विजेता भी बताया जाता है समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त की अनेक उपाधियां भी हमें प्रयाग प्रशस्ति में पढ़ने को मिलती है, जैसे परम भागवत है, परानु कर्मांक है, देव आर्य अर्थात देव आर्य किस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कहा गया है, तो आपको बताना है प्रयाग प्रशस्ति। नंबर 1 प्रयाग प्रशस्ति के बाद में आगे हम बात करते हैं दूसरे ऐतिहासिक स्रोत के बारे में, तो उसका नाम आता है मेहरौली लौह स्तंभ लेख। मेहरौली लौह स्तंभ लेख जो विज्ञान प्रौद्योगिकी का एक उत्कृष्ट नमूना है। गुप्त काल के अंदर इस लौह स्तंभ को बनवाया गया। ये आज भी बिना जंग लगे खड़ा है, जिसके ऊपर जो लेख लिखा गया है इसमें डिटेल हमें चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में डिटेल पढ़ने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर। मंदसौर अभिलेख के बाद में अगला अभिलेख जो पढ़ने को मिलता है उसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ पड़ता है गुजरात के अंदर। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन जो झील है, जो मौर्य साम्राज्य के शासनकाल के अंतर्गत बनवाई गई थी, इस झील के किनारे जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया गया है। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा के अंदर शासक रुद्रदमन के द्वारा लिखवाया गया था और इसके अंदर हमें गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त की डिटेल पढ़ने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अंतिम ऐतिहासिक स्रोत पढ़ लेते हैं। इसके अंदर आता है नाम पूना व रितपुर ताम्रपत्र लेख जो पड़ता है महाराष्ट्र, जो हमें महाराष्ट्र से मिला। और पूना और रितपुर ताम्रपत्र लेख से हमें प्रभावती गुप्ता के बारे में ऐतिहासिक जानकारी पढ़ने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि गुप्त साम्राज्य का जो साहित्यिक स्रोत, जो जानकारी साहित्यों से हमें मिलती है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ रचनाकार और उनकी रचनाओं के नाम लिखे हैं, उनमें से थोड़ी बहुत चुटपुट भी मैं जानकारी भी आपको ऐतिहासिक जानकारी दूंगा, ध्यान से सुनिए आप। तो सबसे पहले रचनाकार का नाम लिखा है मैंने विशाख दत्त। विशाख दत्त की रचना का नाम है मुद्रा राक्षस और एक और अन्य रचना है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है इसमें आपके मौर्य साम्राज्य का इतिहास भी पढ़ने को मिलता है और साथ ही गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी भी हमें विशाख दत्त के ग्रंथ मुद्रा राक्षस से पढ़ने को मिलती है। अगला जो रचनाकार है उसका नाम है दंडिन। दंडिन ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है 10 कुमार चरित्र। ये संस्कृत साहित्य था जो दंडिन ने लिखा। उसके बाद में हम बात करते हैं वत्स भट्टी। वत्स भट्टी ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है रावण वध। अगला जो रचनाकार है उसका नाम है अमर सिंह।
अमर सिंह ने जो ग्रंथ लिखा इसे अमरकोश के नाम से जाना जाता है। अमर सिंह के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है अमरकोश, ये संस्कृत साहित्य का संस्कृत का कोश कहा जाता है, महाकोश कह सकते हो आप। संस्कृत भाषा के अंदर रचित है और इसके अंदर गुप्तकालीन कृषि का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। बात करते हैं विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित ग्रंथ पंचतंत्र के बारे में। तो विष्णु शर्मा के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ था उसे पंचतंत्र के नाम से जाना जाता है। पंचतंत्र नामक ग्रंथ जो है ये पुस्तक जानवरों से संबंधित थी और इसका जो इस साहित्य का जो अरबी भाषा के अंदर या फिर उर्दू भाषा के अंदर वापस जो ट्रांसलेशन हुआ है उस पुस्तक का नाम है कीलला व दीमना, जो अरबी भाषा के अंदर लिखा गया है। विष्णु शर्मा के द्वारा जो पंचतंत्र लिखा है जानवरों से संबंधित पुस्तक है और इसी के ऊपर आगे चल के एक सीरियल भी प्रसिद्ध रहा जिसे द जंगल बुक के नाम से जाना जाता है, जिसका महान कैरेक्टर बताया जाता है मोगली। आगे बात करते हैं अगले ग्रंथ के बारे में, रचनाकार के बारे में। तो रचनाकार का नाम बताया जाता है वात्स्यायन। वात्स्यायन ने जो ग्रंथ लिखा है उसे कामसूत्र के नाम से जाना जाता है। सवाल ये पूछा जाता है कि भारतीय स्थापत्य कला के अंदर कामरूप शैली के अंदर बना हुआ मंदिर कहाँ स्थित है? तो नाम आता है खजुराहो। खजुराहो का जो कामरूप शैली के अंदर जो बना हुआ मंदिर है वो महादेव भगवान को समर्पित है, जो काम रूप शैली के अंदर बनाया गया है। आगे बात करते हैं, रचनाकार का नाम है चंद्र गोविंद। चंद्र गोविंद ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है चंद्र व्याकरण। चंद्रमा की गतिविधियों की का वर्णन इस संस्कृत साहित्य में देखने को हमें मिलता है। और उसके बाद में अंतिम जो ग्रंथ रचनाकार है, रचनाकार का नाम है शूद्रक। शूद्रक ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है मत्स्यकट्टिकम। मत्स्यकट्टिकम का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। अब हम बात करते हैं कि गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध साहित्यकार जो हुए हैं उनके बारे में बहुत सारे अनेक कॉम्पिटिशनों के अंदर सवाल पूछे गए हैं। 10th लेवल हो चाहे 12th लेवल हो, हर एक क्षेत्र में इनके सवाल पूछे जाते हैं। कालिदास जो हैं इन्हें रस सिद्ध कवीश्वर के नाम से जाना जाता है और ये संस्कृत साहित्य के प्रधान पंडित हुआ करते थे। रस सिद्ध कवीश्वर इनकी उपाधि बताई जाती है। और अगर पूछा जाए कि कालिदास और अमर सिंह किस गुप्त वंश के शासक के दरबारी कवि थे, तो कालिदास और अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि बताए जाते हैं। कालिदास ने नाट्य शास्त्र का स्थापना की। नाट्य शास्त्र का इन्हें जनक भी कहा जाता है और इन्हें भारत का विलियम शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको विलियम शेक्सपियर के नाम से के बारे में भी बता देता हूँ। विलियम शेक्सपियर यूरोपियन इतिहासकारों में सबसे उत्कृष्ट नाम आता है उनका। महान नाटककारों में भी उनका नाम आता है। उनकी जो रचनाएं हैं उनमें रोमियो जूलियट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये आपके विलियम शेक्सपियर की प्रमुख रचनाएं बताई जाती है। बात करते हैं कालिदास के बारे में, तो रस सिद्ध कवीश्वर कालिदास जो हैं इन्होंने 4 काव्य और 3 नाट्य शास्त्रों की रचना की है। 4 काव्य और 3 नाट्य शास्त्रों की रचना की है। इनमें लघु काव्य जो है उसे ऋतुसंहार के नाम से जाना जाता है, जो 6 सर्गों के अंदर विभाजित है। यह कालिदास का प्रथम काव्य रचना बताया जाता है। दूसरा लघु काव्य मेघदूत, जिसके 2 भाग बताए जाते हैं, जिसे उत्तर मेघ और पूर्व मेघ के नाम से जाना जाता है। बात करें अगर कालिदास के महाकाव्यों के बारे में, तो महाकाव्यों में सर्वप्रथम नाम आता है आपके कुमार संभव के बारे में। और कुमार संभव जो महाकाव्य है ये संस्कृत भाषा का उत्कृष्ट महाकाव्य बताया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं रघुवंश के बारे में। रघुवंश
रससिद्ध कविश्वर कालिदास का महानतम एक महाकाव्य बताया जाता है। इन सब के बाद में हम बात करते हैं नाट्य शास्त्रों के बारे में। नाटकों की जो रचना की है कालिदास ने, उनमें सबसे पहले नाम आता है मालविका अग्निमित्र, उसके बाद में नाम आता है विक्रमोवंश्यम, और तीसरा आता है अभिज्ञान शाकुंतला। ये तीनों जो नाटक हैं, इनमें प्रणय गाथा का विस्तृत रूप से बड़ा रोचक वर्णन किया गया है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बताया जाता है वो बताया जाता है आपके अभिज्ञान शाकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाट्य है कालिदास का, इनमें एक ऋषि हुई थी जिनका नाम था कर्ण ऋषि। कर्ण ऋषि की पालिता यानी पाली हुई पुत्री शकुंतला जिसका विवाह हुआ था हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत के साथ में। कर्ण ऋषि की पालिता पुत्री शकुंतला जिसका विवाह हुआ दुष्यंत के साथ में, दुष्यंत हस्तिनापुर नरेश था, और ये जो विवाह हुआ है ये भारत का प्रथम प्रेम विवाह था। भारत का पहला प्रेम विवाह कौन सा हुआ, तो बताया जाता है आपके शकुंतला और दुष्यंत का। अगर बात विवाहों की छिड़ गई है तो मनुस्मृति के अंदर 8 प्रकार के विवाह बताए जाते हैं। तो सबसे पहले जो विवाह है उसे देव विवाह, उसके बाद में आर्य विवाह, उसके बाद देव विवाह उसके बाद में ब्रह्म विवाह, उसके बाद में जो विवाह बताया जाता है उसे आश्रय विवाह, चौथा विवाह बताया जाता है प्रजापति। ये 4 विवाह जो है समाज में उत्कृष्ट नजर से देखे जाते थे। 4 विवाहों के अलावा अन्य 4 विवाह जिन्हें घृणित दृष्टि से देखा जाता था, उनमें 5वां विवाह है आपके गंधर्व विवाह, 6ठा असुर विवाह, 7वां राक्षस विवाह और अंतिम पेशाच विवाह के नाम से जाना जाता है। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेम विवाह किस विवाह की श्रेणी में आता है, तो नाम आता है आपके गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह की श्रेणी में आता है प्रेम विवाह। अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही प्रसिद्ध नाटक रहा था कालिदास का। तो हमने बात कर ली है गुप्तकालीन साहित्यिक ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में। अब हम आपको बताने जा रहे हैं गुप्त वंश के प्रारंभिक शासक स्थापना करता। तो इनमें सबसे पहले हमें पढ़ने को मिलेगा नाम श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी में इस वंश की नींव रखी और इसका शासन काल चला है 280 ईस्वी तक, अर्थात 40 वर्षों तक इसने शासन किया। ये जो श्रीगुप्त बताया जाता है ये कुषाणों का सामंत हुआ करता था, और सामंत मैंने सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया। बात करते हैं श्रीगुप्त की उपाधि, ये सवाल पूछा जा सकता है। श्रीगुप्त की उपाधि बताई जाती है महाराज। और अगर ये पूछ लिया जाए कि श्रीगुप्त की डिटेल हमें किस अभिलेख में पढ़ने को मिलती है, किस लेख में पढ़ने को मिलती है, तो प्रभावती गुप्ता के ताम्रपत्र लेख में हमें डिटेल पढ़ने को मिलती है श्रीगुप्त के बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरे शासक के बारे में। तो श्रीगुप्त के बाद में अगला जो शासक बना उसे घटोत्कच के नाम से जाना जाता है। घटोत्कच ने जो शासन मेंटेन किया, समय बताया जाता है 280 ईस्वी से लगाकर 319 ईस्वी तक। इनकी जो उपाधि देखने को मिलती है वो है महाराज। अगर बात करें घटोत्कच के साम्राज्य विस्तार के बारे में, तो घटोत्कच का साम्राज्य विस्तार मगध महासाम्राज्य के आसपास फैला था। हमने महाजनपद पढ़े हैं जिसमें मगध महासाम्राज्य की पूरी डिटेल हमने एक्सप्लेन कर ली। आगे बढ़ते हैं, गुप्त वंश के प्रमुख शासकों में अगला नाम आता है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम
जिनका शासनकाल बताया जाता है 319 ईस्वी से लगाकर 335 ईस्वी। इनकी जो उपाधि है ये है आपके महाराजाधिराज परमेश्वर। जब चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण हुआ 319 ईस्वी में, तब इन्होंने जो उपाधि एक्सेप्ट की, इसका नाम है महाराजाधिराज परमेश्वर। अपने राज्यारोहण को लोगों के जहन में जिंदा रखने के लिए चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी के अवसर पर एक संवत चलाया, जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। गुप्त संवत का दूसरा नाम वल्लभी संवत के नाम से भी इसे जाना जाता है। एक सवाल आया है, बड़े पैमाने पर कई बार पूछा भी जाता है कि शक संवत और गुप्त संवत के दरमियान कितने वर्षों का अंतर बताया जाता है। तो इसकी स्थापना हुई है 319 ईस्वी में, तो इसका मान हो जाता है 319, और शक संवत का स्थापना हुआ 78 ईस्वी में। तो 319 में से 78 हमें लीव कर देने हैं, माइनस कर लेने हैं, तो निकल कर आता है 241 वर्ष। शक संवत और गुप्त संवत के बीच में वर्षों का जो फेरबदल बताया जाता है, अंतर बताया जाता है, वो बताया जाता है 219 ईस्वी, सॉरी 241 ईस्वी। ये सेकंड ग्रेड लेक्चरर भर्ती सामाजिक अध्ययन के अंदर ये सवाल पूछा गया था। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी और विवाह के बारे में। ध्यान रहे, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह कुमार देवी से होना बताया जाता है। कुमार देवी जो लिच्छवी वंशीय शासक राजकुमार चेटक की बहन बताई जाती है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त प्रथम को क्यों याद किया जाता है। तो सुनिए आप कि चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम भारत के अंदर राजा रानी के चित्रों से चित्रित सिक्कों का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने शुरू किया। तो नाम आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो सिक्के प्रचलित करवाए थे वो रजत मुद्राएं थी। रजत का मतलब होता है चांदी की मुद्रा। सवाल पूछा जाए कि भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस काल में प्रचलित हुए, तो नाम आता है गुप्त काल। अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा मिलावटी सिक्के सबसे ज्यादा किस शासन काल में या किस वंश ने सबसे ज्यादा प्रचलित करवाए, तो नाम आता है गुप्त साम्राज्य। और सबसे ज्यादा अगर सिक्कों की बात करें, सोने के सिक्के गुप्त काल में सबसे ज्यादा किसने प्रचलित करवाए, तो नाम आता है समुद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में अब हम बात करते हैं गुप्त वंश के सबसे प्रभावशाली, प्रभुत्वशाली और सबसे प्रसिद्ध शासक के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है इसे वीणा वादन प्रवीणेन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें तंबुरु भी कहा जाता है, इन्हें नारद भी कहा जाता है, इन्हें देव आर्यपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि भी धारण की है। और गुप्त वंश के शासकों में सबसे सर्वाधिक शासन, प्रभुत्वशाली शासन जो स्थापित करने वाला शासक था, उसका नाम बताया जाता है समुद्रगुप्त। बात करते हैं इनके माता के बारे में। जैसा कि पहले हमने देखा था कि माता का नाम बताया जाता है कुमार देवी, जो लिच्छवी वंशीय शासक चेटक की बहन थी। और पिता का नाम स्वाभाविक है, आप जानते हैं, नाम लिखा चंद्रगुप्त प्रथम। अब हम बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त के उपाधियों की। तो समुद्रगुप्त की प्रारंभिक जो पहली उपाधि बताई जाती है, इसे पराणु क्रमांक के नाम से जाना जाता है। दूसरी उपाधि इसे कविराज भी कहा गया है। कविराज भी कहा जाता, कविताएं लिखने का भी शौक था, वीणा बजाने का भी शौक था। अब वीणा की बात आई है तो भारत का सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है उसे रुद्र वीणा कहा जाता है। एक सवाल आया था कि अरबी लोग हैं वो अपने भारत के अंदर आए, तो अरब देश के लोगों ने भारत के किस वाद्य यंत्र के साथ में अपना एक्सपेरिमेंट करके सितार को बनाया है। तो भारत का वीणा और फारस का तंबूरा
इन दोनों का मेल मिलाप करके सितार को एक्सपोज किया गया, इसको बनाया गया। अब हम बात करते हैं तीसरी उपाधि। समुद्रगुप्त की तीसरी उपाधि बताई जाती है तंबुरु। ये उपाधि हमें देखने को मिलती है प्रयाग प्रशस्ति के अंदर। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। अब हम बात करते हैं परम भागवत। ये सवाल पूछा गया है कि समुद्रगुप्त को परम भागवत क्यों कहा जाता है? तो विष्णु का पूजक होने के कारण, विष्णु को मानने के कारण इन्हें परम भागवत के नाम से जाना जाता है और इन्हें अंत में देव आदि के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर प्रयाग प्रशस्ति में इनकी तुलना देव पुत्र से की है। और यहाँ एक शब्द आया है आर्य। बात अगर यूरोप की करें तो यूरोप में जो नस्लवाद चला है उसमें सबसे उत्कृष्ट नस्ल बताई जाती है आर्य। जिन लोगों की सुनहरे बाल और ब्लॉन्ड आईज यानी नीली आंखें होती थी उन्हें आर्य कहा जाता था। और भारत की सबसे प्राचीन जातियों में से एक जाति जिसे आर्य कहा जाता है, इसके कारण भारत का एक नाम भी पड़ा, इसे आर्यवर्त कहा जाने लगा। आगे बढ़ते हैं कि समुद्रगुप्त को राजा बनने के लिए कौन कौन सी दुविधाओं से गुजरना पड़ा। तो सुनिए, समुद्रगुप्त को राजा बनने के लिए अपने भाई काक से संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष करने के बदौलत जब समुद्रगुप्त राजा बना, तब राजा बनते ही इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार नीतियां अपनाई। साम्राज्य विस्तार नीतियों के पहले हम पढ़ लेते हैं जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट बताई जाती है समुद्रगुप्त के बारे में, वो है समुद्रगुप्त के द्वारा प्रचलित किए गए सिक्के। तो समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया था। इन सबसे पहला जो प्रकार है इसे कहा जाता है धनुर्धर प्रकार। दूसरा प्रकार है वीणा वादन प्रकार, वीणा वादन प्रकार। तीसरा जो सिक्का इन्होंने प्रचलित किया है उसे कहते हैं गरुड़ प्रकार। गरुड़ प्रकार के बाद में चौथा जो सिक्का इन्होंने प्रचलित किया है उसे कहते हैं व्याघ्र हनन, व्याघ्र हनन प्रकार। पांचवा जो सिक्का इन्होंने प्रचलित किया है वो है आपके धनुर्धर प्रकार, वीणा वादन प्रकार, गरुड़ प्रकार, व्याघ्र हनन प्रकार, अश्वमेध प्रकार। अश्वमेध प्रकार और एक और धनुर्धर हो गया, वीणा वादन हो गया, गरुड़ प्रकार हो गया, व्याघ्र हनन प्रकार हो गया, अश्वमेध प्रकार और अंत में संयुक्त प्रकार करके 5 से 6 सिक्कों का प्रचलन समुद्रगुप्त ने करवाया। अब हम बात करते हैं उनकी साम्राज्य विस्तार नीतियों की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। याद होती नहीं है अक्सर, लेकिन अगर हम इन्हें लिखेंगे बार बार, इनका मौखिक और उच्चारण करेंगे तो आराम से इसको याद हो जाएगा। लेकिन इनकी जो ये शब्दावली दी गई है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इनका अर्थ जरूर समझना आप कि साम्राज्य विस्तार नीति के अंदर समुद्रगुप्त ने जो सबसे पहले नीति अपनाई है वो है आपके ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति को अपनाना समुद्रगुप्त का एक उद्देश्य दक्षिण भारत को जीतना बताया जाता है कि जिस क्षेत्र में समुद्रगुप्त वापस न जाएगा उस क्षेत्र के अंदर जो नीति अपनाई गई है उसे ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति के नाम से जाना जाता। होती क्या है सुनिए आप। ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति का मतलब होता है कि अगर किसी भी राजा के ऊपर समुद्रगुप्त अटैक करेगा तो उसका धन दौलत वैभव या फिर उसकी पूरी की पूरी संपदा छीनकर उसी कंगाली की हालत में जीवन दान दे देगा, जीवित छोड़ देगा, उसे ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के नाम से जाना जाता है। और इस नीति के बदौलत समुद्रगुप्त ने दक्षिणी भारत में लगभग 12 राज्यों को विजित किया था। दूसरी नीति राजपृष्ठ भोजन नीति के बाद में अगली जो नीति बताई जाती है समुद्रगुप्त की वो बताई जाती है राजपृष्ठ भोजन नीति। राजपृष्ठ भोजन नीति को एग्जैक्ट आप लोहा और रक्त की नीति से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। सुनिए आप, राजपृष्ठ भोजन नीति का मतलब होता है जहां कहीं भी अटैक हुआ है उस राजा का धन दौलत लूट कर उसके किसी सगे संबंधी या परिचित व्यक्ति को भी जीवित न छोड़ना राजपृष्ठ भोजन नीति के नाम से जाना जाता है। इस नीति के बदौलत समुद्रगुप्त ने 9 राज्यों को विजित किया।
तीसरी जो नीति बताई जाती है समुद्रगुप्त की नीति, तो वह है सर्वदानाज्ञाकरण नीति। अटैक होने से पहले ही राजा अपना धन दौलत पूरी की पूरी प्रॉपर्टी समुद्रगुप्त के सामने रखकर प्राणों की भिक्षा मांगकर उसकी आज्ञा का अनुरोध करता था। उसे सर्वदानाज्ञाकरण नीति के नाम से जाना जाता है। इससे 5 राज्यों को समुद्रगुप्त ने विजित किया था। अब हम बात करते हैं कि समुद्रगुप्त ने जो राज्य विजित किए हैं उत्तर भारत में किन किन क्षेत्रों को जीता। तो सबसे पहले नाम आता है डबाक, उसके बाद में कामरूप, उसके बाद में आता है कर्तपुर, उसके बाद में अगर बात करें पश्चिमी भारत की, तो पश्चिमी भारत के 9 गणराज्यों को जीता, जिसमें आभीर, अर्जुनायन, मालव, मालव यानी मालवा, मालव, योधै हनुमानगढ़ के इर्द गिर्द का क्षेत्र, मद्रक, मद्र कहा जाता है पंजाब को। ये महाभारत कालीन नाम बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद में प्राचून, उसके बाद में काक, काक से काकनी, काकनी नदी का नाम है जो जैसलमेर में चलती थी। जैसलमेर का प्राचीन नाम वल्ल बताया जाता है और इसकी राजधानी 2 बताई जाती है। एक राजधानी बताई जाती है लोदरवा और एक राजधानी बताई जाती है तन्नौट। अब जैसलमेर के प्राचीन भूभाग से विचरण करने के कारण जो नदी विचरण करती थी, इसके कारण इस क्षेत्र को भी काक के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास के अंदर बात करें अगर लव स्टोरीज की, प्रेम कहानियों की, तो जैसे डोला मरवन, महेंद्र मोमल, तो महेंद्र मोमल की जो प्रेम कहानी है उसका संबंध काक क्षेत्र से बताया जाता है। उसके बाद में सनकानिक, उसके बाद में खरपरे आदि 9 पश्चिमी भारत के एरियो को, क्षेत्रों को समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में मिलाया। एडम विंसेंट ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। क्या कहा? भारत का नेपोलियन कहा है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को पर्याप्त प्रशस्ति में 100 युद्धों का विजेता भी बताया जाता है। 100 युद्धों का विजेता भी बताया जाता है इन्हें। और इनका एक और सिक्का में लिखना भूल गया, उसका नाम है परशु प्रकार। तो समुद्रगुप्त की डिटेल अपने पूर्ण हुई। बहुत सारे कॉम्पिटिशनों के अंदर इसके सवाल निकलते पूछे जाते हैं।